जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका हिंदी जो गोधुली है ना। हिंदी गोधुली भागवन उसका मैं 5वां चैप्टर लेकर आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, जिसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टोटल इस वीडियो में कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिला के एक गांव में हुआ था। ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। इनका जी तो गुणाकर मूले का। और इनका निधन यानी कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था। अगला है इलाहाबाद से गणित विषय में मैट्रिक से लेकर का एमए तक की पढ़ाई किया था। इलाहाबाद से क्या किया था? गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक लेकर पढ़ाई किसने? तो गुणाकर मूले ने किया था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यानी कि गुणाकर मूले का प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलिव महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक इत्यादि, ये सभी हैं इनका महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी लिपि। अगला है विजयनगर के शासकों का लेख नंदी या नागरी लिपि में मिलते हैं। आगे है अकबर ने अपने समय के सिक्कों में राम सीता का चित्र बनवाकर राम सिया लिखवाया था। उत्तर भारत में लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि बनी थी। नागरी लिपि आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर कृष्ण के शासन काल में पहाड़ को काटकर बनाया गया था। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम डायरेक्ट उत्तर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तरीय की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो मराठी भाषा में की थी। गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की? तो मराठी भाषा से की, है ना, मराठी भाषा में की। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखिए गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पूरा लिपियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहते हैं? देवनगर कहते हैं। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है जी? तो बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो नागर लिपि में। पहले किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी? तो 8वीं से 11वीं सदी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक।
भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की है। इस्लामी शासक का आरंभ काल चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामी शासक का आरंभ काल है तो 12वीं सदी। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता को आकृति और नागरी लिपि में राम सिया अंकित करवाए थे? तो अकबर ने करवाए थे। आगे देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। मराठी भाषा का लिपि क्या है? तो देवनागरी है। आगे देखते हैं, कटसाल का संबंध है तो सिक्कों से है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। आगे देखिए, सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी की। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। अब चलिए हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? स्थिरता यहाँ पे लिखा है, तो इसका आंसर है करीब 2 सदी पहले इस लिपि का टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसमें अक्षरों में क्या हो गई? स्थिरता आई। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो लेखक ने बांग्ला लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राही लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। आंसर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? आंसर है, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कारण है। पहला, कुछ विद्वान की इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। दूसरा है कि दूसरा मत काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवी की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। इस प्रकार कई मत देखने को मिलते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि 8वीं से 9वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले ही अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में इन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। कन्नौज पर भी, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, कन्नौज पर भी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। तो अब यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले थे सभी को हमने आंसर अच्छी तरह से बता दिया। अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, PDF बना लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और इसको सुबह उठ के पढ़िए, एकदम याद हो जाएगा।